नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम कतर की अहम खबर के साथ, जहां वहां की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत की सजा सुनाई है। भारत के सभी 8 पूर्व सैनिक 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में बंद हैं। जिन 8 लोगों को सजा सुनाई गई है उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, वीरेंद्र कुमार, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, इसके अलावा सुगनाकर पकाला, संजीव गुप्ता, अमित नागपाल और सेलर रागेश। तो भारत इन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने को लेकर काफी चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस फैसले से बेहद हैरान है। हम सभी 8 लोगों के परिजनों के संपर्क में हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, और कानूनी विकल्प हम तलाश रहे हैं। तो ये एक गंभीर मामला है। इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो बयान आया है, वो आपको हम बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि हम मौत की सजा के फैसले से काफ़ी हैरान हैं और विस्तार में पूरे फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत अहमियत दे रहे हैं और काफ़ी करीबी से इसे देख रहे हैं। हम हर तरह की कानूनी सहायता देते रहेंगे। हम कतर की सरकार के साथ भी इस फैसले को उठाएंगे। इस मामले की गोपनीय प्रकृति को देखते हुए अभी इस मौके पर कोई और टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की और कल रात 8 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने अचानक से यहां पर फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार से भी हमला यहां पर किया गया। बीएसएफ ने पाकिस्तान की इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में एक महिला घायल हुई है। पहले छोटी छोटी हो रही थी फायरिंग। जब बड़ा गोला पड़ा सबसे पहले इधर हमारे घर पे ही पड़ा। अच्छा, यहाँ पे पड़ा। हाँ, उसके नुकसान हुआ। हाँ, उसी से हुआ। कितना रात भर फायर हुआ? बहुत ज्यादा हुआ, 4 बजे तक होता रहा। अच्छा, सुबह 4 हाँ, रात को जो फायरिंग हुई है ये बड़ा एक दर्दनाक हादसा है। लोगों के दिलों में एक दहशत बैठ गई है। जिस परिवार के अंदर ये फायरिंग, ये शेल गिरा है, इनका बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि नुकसान भी हुआ है। और पूरा परिवार रात को उसी कमरे के साथ बैठा हुआ था, किचन के साथ लगा हुआ कमरा है जहाँ ये शेल गिरा है, और काफ़ी नुकसान हुआ। और कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? नहीं, इंजर्ड कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भगवान की दया से काफ़ी बच गए लोग। ये रात को 8:30 बजे जो शेलिंग शुरू हुई थी, जब हम सुबह निकले बात तो देखा था घर के आगे पीछे जो गांव है उसमें ये शेलिंग पड़े थे। अच्छा। हाँ, 3-4 पड़े हैं, अभी 2-3 मिल गए हैं। अभी बाकी देख रहे हैं करना कितने पोल पड़े हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। ये सभी माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इन आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर तलाशी अभियान जारी है। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जवान शामिल थे। इजराइल और हमास जंग की बात करते हैं, जिसका आज 21वां दिन है। इजरायली सेना ने कल गाजा में 250 जगह पर हमले किए और इस दौरान हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर्स को निशाना यहां पर बनाया गया। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के मुताबिक उनके हमले में हमास का रॉकेट मैन हसन अल अब्दुल्ला उसमें मारा गया है और इस जंग में बड़ी तादाद में आम लोग भी मारे गए हैं। गाजा में अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से करीब 3,000 बच्चे भी हैं। इस बीच हमास ने दावा किया है कि इजराइल की बमबारी में जो है 25 बंधक मारे गए हैं। इन्हें हमास के आतंकियों ने दक्षिण इजराइल में हमला कर बंधक बनाया था। और बड़ी संख्या में इजरायली
जो हैं और विदेशी नागरिक इस वक्त हमास के बंधक हैं। इजराइल की सेना लगातार उन्हें छुड़ाने की कोशिश में जुटी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों का पीछा कर रहे हैं और फिर कुछ ही मिनट में उन्हें मारकर बंधकों को छुड़ा लेते हैं। इधर इजराइल और हमास जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा इसके सबूत मेरे पास नहीं है, ये मेरी इंस्टिंक्ट यानी मेरी अंदर की आवाज मुझे ऐसा कह रही है। गाजा में घुसकर इजरायली सेना की एक छापेमारी। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक टैंक और पैदल सेना ने उत्तरी गाजा के इलाके में हमास के कई ठिकानों और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट को तबाह कर दिया। फिर ये अपनी सीमा में लौट आए। אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि हमास के हमले का एक मकसद क्षेत्रीय सहयोग को तोड़ना और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर परियोजना को पटरी से उतारना भी हो सकता है। इस परियोजना पर G20 के दौरान भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने दस्तखत किए हैं। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, as my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा है कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन है। उन्होंने अपना इजराइल दौरा भी रद्द कर दिया। İsrail şehirlerine yönelik eylemlerde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları da kesinlikle tasvip etmiyoruz. गाजा को ईंधन चाहिए, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास ने लाखों लीटर तेल जमा कर रखा है जिनसे वो अपने रॉकेट लॉन्चर और सुरंगें चला रहा है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ईंधन की कमी के चलते अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान पर खतरा बता रहा है। बिजली की आपूर्ति के लिए ईंधन की आवश्यकता है। कोई भी अस्पताल बगैर ईंधन के कैसे काम कर सकता है? लाइट के बगैर कैसे मरीजों का इलाज होगा? सर्जरी कैसे होगी? इंक्यूबेटर, डायलिसिस मशीन कैसे चलेगी? ईंधन से ही पानी भी साफ होता है, जिससे अस्पतालों को साफ पानी मिलता है, जो एक अस्पताल और उसके मरीजों के लिए बेहद अहम है। हमास का दावा है कि गाजा पर हमले में अब तक 6,500 से अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया आंकड़ा है। वैसे गाजा से आने वाली तस्वीरें यहाँ भयंकर तबाही और जानमाल के बड़े नुकसान की गवाही दे रही है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुंबई में बढ़ते प्रदूषण की, उसको निपटने के लिए क्या कुछ हो रही है कोशिशें, बताएंगे ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं मुंबई की आबो हवा की। यहाँ खराब होती हवा की गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने हफ्ते भर के अंदर महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार से मुंबई की खराब होती हुई हवा की जो गुणवत्ता है उसको लेकर यहाँ पर सवाल किए हैं और पूछा जा रहा है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पर कंट्रोल करने के लिए। जवाब तलब केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से सीधा रौनक का रुख करते हैं। रौनक, मुंबई में लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे तो हम देखते हैं ये तमाम उन शहरों में शुमार हमेशा रहता आया है, क्या वजह लग रही है इतना ज्यादा प्रदूषण क्यों हो रहा है? सरकार की तरफ से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं?
देखिए जो है मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स मुंबई का खराब हुआ उसके बाद से कदम उठाना तो बीएमसी की तरफ से शुरू हुआ है। कई गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन जो जानकार है वो बता कि मुंबई कंस्ट्रक्शन के काम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो धूल का है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने के लिए कई तरह की गाइडलाइंस जो है बीएमसी ने जारी की है। हालांकि इन सब के बावजूद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। हफ्ते भर के भीतर केंद्र सरकार को जवाब देना है, क्योंकि अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और दूसरा देश की आर्थिक राजधानी। ऐसे में अगर यहाँ की हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है तो निश्चित केंद्र सरकार को दखल देने की जरूरत है। इसी वजह से ये पत्र जो है कल भेजा गया है महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र भेजा गया है और जवाब तलब किया है। तो महत्वपूर्ण कि हफ्ते भर के भीतर क्या कुछ एक्शन किया गया है, क्या कुछ प्रावधान इस हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किए गए हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और क्या कुछ जवाब। तो इंतजार होगा महाराष्ट्र सरकार के जवाब का। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार क्या जवाब देती है इस पर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो केंद्र सरकार ने तलब किया है महाराष्ट्र सरकार को प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कंट्रोल में करने के लिए आप कदम उठा रहे हैं, बताएं केंद्र सरकार को। आगे बढ़ते हैं और वैश्विक स्तर पर अगर मुंबई की बात करें तो अपने करोड़पतियों की संख्या के साथ टॉप लिस्ट में वो हमेशा शुमार रहा है। वहीं विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भी वो दिख जाता है। राज्य सरकार का यह दावा है कि वो 2 महीने के अंदर प्रदूषण का स्तर नीचे ले आएंगे। इधर बीजेपी ने पूछा है कि 25 साल तक सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी चलाने वाली ठाकरे की शिवसेना ने क्या किया। सबसे अमीर शहर मुंबई जहरीली हवा में सांस ले रही है। हर दिन बन रही प्रदूषण की सुर्खियों के बीच राज्य सरकार अब एक्शन मोड में है। कंस्ट्रक्शन साइट के कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं, कार्रवाई शुरू है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुंबई प्रभारी दीपक केसरकर दावा कर रहे हैं कि 2 महीने के भीतर प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से समिति का गठन होके उसकी कार्यवाही भी चालू हो गई। जहाँ पे भी काम चल रहा होगा उनको नोटिस दी गई हुई है कि वो ये मशीनरी अपने अपने साइट पे बिठाए। अगर इंडिविजुअल पे कंट्रोल आ जाएगा, गवर्नमेंट का भी काम चलता होगा और वो कोई कंपनी कर रही है तो उनको भी ये कंपलसरी है। उसके अलावा जो मूविंग ऐसी मशीन्स है वो भी महापालिका ने उसकी कार्रवाई चालू कर दी है। वो तो मूविंग रहेगी और वो घूमती रहेगी, लेकिन जो साइट पे काम चल रहा है वहां पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना उस साइट की जिम्मेदारी है और वहां पे जो काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अभी ये कार्रवाई शुरू हो गई है। आप आते 1 या 2 महीने में देखेंगे कि इसका स्तर नीचे आ जाएगा। सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स पर नकेल कसने की योजना बनाई है, क्योंकि गठित समिति को आशंका है कि बिल्डर साइट्स पर वायु और धूल प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं कर रहे हैं। 27 पॉइंट्स में जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार नियमों का उल्लंघन कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स को सीधे काम रोकने का नोटिस जाएगा। ये नियम बीएमसी के प्रोजेक्ट पर भी लागू होंगे। सभी 24 वार्ड्स में स्क्वाड का गठन होगा। छोटे वार्ड्स में 2 टीम, मध्यम वार्ड्स में 4 और बड़े वार्ड्स में 6 टीम का गठन किया जाएगा। ये टीमें अपने अपने वार्ड में साइट्स का सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगी। गाइडलाइन के अनुसार सभी बीएमसी प्रोजेक्ट साइट्स, पुल निर्माण, फ्लाईओवर और अन्य पर 25 फीट की बैरिकेडिंग लगानी होगी। 70 मीटर से ऊंची साइट को 35 फीट ऊंचे मेटल शेड और निर्माणाधीन इमारत को कपड़े के कवर से ढकना होगा। प्रत्येक निर्माण स्थल पर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। एसआरए, महाडा, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, बीपीआर, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, रेलवे जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा नियमों का पालन किया जाएगा। अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने वार्ड्स में स्पेशल स्क्वाड टीम का गठन करेंगे। नई गाइडलाइंस तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। विपक्ष ने घेरते हुए कहा कि 1.5 साल से राज्य की सत्ता संभाल रही महायुति सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है। अरे ये जुमलेबाजी सरकार है और ये 50 खोखे की जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस है। अभी 1.5 साल से इनकी सरकार है। महाराष्ट्र को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। आप सारे नंबर्स देखिए केंद्र सरकार से, इन्वेस्टमेंट्स का देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, क्या पाया है। अभी तो महाराष्ट्र सबसे आगे किस में है? तो एयर पोल्यूशन में सबसे आगे है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। देयर इज नो गवर्नेंस।
तो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी की नेतृत्व वाली तब की बीएमसी के कामकाज पर सवाल उठाए। मुंबई करो, इसके लिए तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे जिम्मेदार हैं। आज आपके बच्चे बुजुर्ग सांस की तकलीफों से पीड़ित हैं, आप अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ युवराज आदित्य ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। पिछले 25 वर्षों तक मुंबई नगर निगम पर शासन किया, लेकिन मुंबई के कचरे के उचित निपटान के लिए कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की। डंपिंग ग्राउंड पर लगा कूड़े का अंबार, आग, दुर्गंध, धूल और धुएं के कारण उनका हर दिन सामना होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ गया। उन्होंने क्या किया? आरए को क्या सिर्फ जंगल घोषित कर देने से प्रदूषण रोका जा सकता है? युवराज ने किस विश्वविद्यालय में ऐसे पाखंडी, स्वार्थी, पर्यावरण प्रेम के पाठ सीखे जिससे मुंबईकरों का दम घुट जाए? क्या हमें सच में उनकी डिग्री की जांच करनी चाहिए? मुंबई की हवा लगातार मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। बीएमसी प्रशासन मुंबई में वायु और धूल प्रदूषण की वजह करीब 6000 वर्क साइट्स को मान रहा है। अक्सर दिवाली के बाद हवा मध्यम से कथित रूप से घूस लेकर सवाल पूछे जाने के आरोपों से घिरी हुई हैं इस वक्त टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। संसद की एथिक्स कमेटी की कल एक अहम बैठक हुई थी। इसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयानंद देहाद्राई ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं और सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने इस मामले को बहुत गंभीर माना है। साथ ही 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा को भी बुलाया गया है। एथिक्स कमेटी ने गृह, विदेश और आईटी मंत्रालय से भी इस केस से जुड़ी जानकारी मांगी है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी, जो कारोबारी हैं, उनसे गिफ्ट और कैश लेकर लोकसभा में सवाल पूछे और लोकसभा अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी उन्हें दिया। वो आए और अपने बचाव में, अपने पक्ष में जो कहना तो कहे। साथ ही साथ कमेटी ने भी निर्णय लिया है, इसमें आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेज के उनका विवरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश कमेटी के द्वारा दिया गया। मेरे सामने सभी नॉर्मल थे और सबों ने बहुत ही सम्मान और प्यार से प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से दिए। दोबारा कब बुलाया जाएगा? ऐसा बताया कि जल्दी बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। कि महुआ मोइत्रा को भी सर आपके सामने बैठाया जाएगा, सबके साथ बैठाने के? ये तो कमेटी तय करेगी। अभी विषय ये है कि वो जो पॉइंट है वो हम सही उनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं या गलत चार्ज लगा रहे हैं, ये एथिक्स कमेटी तय करेगा। सर आपने भी बोला कि क्या कहते हैं, सवाल ये है कि चोर कौन है? सवाल ये है कि चोर महुआ है या नहीं है, चोर कौन है नहीं है, मैं तो स्पेसिफिक नाम लेके कर रहा हूँ। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो भी मेरे से पूछा गया था वो मैंने सच कमेटी के सामने मैंने पेश कर दिया। उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपको 2 बार बुलाया गया, अंदर एक बार दोबारा से बाहर भेजा गया, क्या कुछ अंदर नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा था। सब जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से और कॉर्डियली मेरे से सवाल पूछे। जो कुछ भी मेरे से पूछा गया उसका मैंने आंसर दे दिया, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वैभव गहलोत आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब ईडी ने उन्हें 30 अक्टूबर को बुलाया है। फेमा केस में ईडी ने वैभव गहलोत को समन भेजा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री और वैभव गहलोत के पिता अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आतंक पैदा किया जा रहा है और चुनाव आते ही केंद्र की बीजेपी सरकार उनका इस्तेमाल तेज कर देती है। राजस्थान में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष, राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर छापे मारे। ईडी की कार्रवाई को लेकर अशोक गहलोत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला है। राजस्थान के चुनाव में जब महीने भर से कम का समय बाकी है, ईडी ने अशोक गहलोत के परिवार पर चोट की। ईडी ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापा मारा और गहलोत के बेटे वैभव को 12 साल पुराने फेमा केस में भी समन किया। ईडी की जांच के दायरे में ओम प्रकाश हुड्डा भी हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं और जिन्हें हाल ही में कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब गुंडागिर्दी है ये, ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स जा सकती है। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी
और वो अलग पार्टनर अलग हो गए, इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। उधर बीजेपी पेपर लीक स्कैम को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। नहीं आ रहे, लेकिन अब जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए गारंटी किसी की है तो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनता को विश्वास है भाजपा और आदरणीय मोदी जी के ऊपर। अशोक गहलोत को ममता बनर्जी से समर्थन मिला। और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? जैसे इलेक्शन में कोई ना रहे बाहर में, वो भी करके देखो, आपका वोट नहीं मिलेगा। विपक्ष के 2 राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राशन वितरण घोटाले का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया है, भारत भी है। कोई कोई तो इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। व्हाट इज रॉन्ग ऑन इट आई डोंट नो। क्या हुआ है देश में? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। किसी को बोलने का मौका है तो उनको जाके इरिटेट करा देता है। वी शुड नॉट फॉरगेट, आप आज पहाड़ में हैं, पावर में हैं, हम आज पावर में हैं। जिंदगी भर हम लोग पावर में नहीं रहेगा, कोई ना कोई नया आएगा, न्यू जनरेशन आएगा। राजस्थान की जंग में अब सीधा टकरार है। कांग्रेस कह रही है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी दस्तक देती है, लेकिन यहां तो ईडी मुख्यमंत्री की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये मसला यूथ से जुड़ा हुआ है, युवा वोटर से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी इस मुद्दे को लगता है चुनाव के आते आते और भुनाएगी। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कल 19 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। अब तक कांग्रेस से जारी 3 सूचियों में कुल 95 उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में बीजेपी से कांग्रेस में आए शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से टिकट दिया गया है। वहीं अपने इलाके को जिला बनाने की मांग कर रहे मदन प्रजापति को भी टिकट दिया गया है, जबकि बीएसपी से कांग्रेस में आए एक विधायक को भी यहां टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। तो खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सरकार में एक माननीय मंत्री वोट लेने के बीच ये भूलते जा रहे हैं कि आचार संहिता वहां पर लगी हुई है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कई और नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई है, जिस पर चुनाव आयोग को फैसला देना है। ये मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। कथित तौर पर बोलते हुए सुने गए हैं कि वोट देने में जो फर्स्ट आएगा उसे 25 लाख रुपए देंगे। वीडियो राहतगढ़ के हिरनखेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां राजपूत गांव में लोगों के बीच बैठकर बात कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। विपक्ष को मुद्दा मिला तो मंत्री को वीडियो के बदले में एफआईआर। हालांकि मंत्री जी इसे विपक्ष का षड्यंत्र बता रहे हैं। अभी मैंने सुना कि आचार संहिता उल्लंघन में कोई केस दर्ज हुआ है। मैं इसको दिखवाता हूँ, मुझे पता नहीं कौन सा मामला है। जहाँ तक मुझे याद है ये पुराना वीडियो है, जहाँ मैं आचार संहिता लगने के पहले गांव में इस बात को कहता था कि जो गांव अच्छा काम करेगा उसके लिए हम अपनी विधायक विकास निधि से निधि देंगे।
लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब माननीयों ने जनता को वोट के बदले नोट देने की बात खुलेआम की हो। 51,000 रुपए दूंगा मैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक सीट से कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा कर दी कि जिस पोलिंग बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उसके अध्यक्ष को विजयवर्गीय 51,000 रुपए देंगे। वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के नेता की इस घोषणा को विवादित ठहरा दिया। वहीं कलेक्टर ने वीडियो को लेकर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी थी। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। चुनाव आयोग का दावा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरी जगहों पर नजर रखी जा रही है। जनता को पैसे रुपयों का लालच देना आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। जनता को ना तो सरकार लालच दे सकती है, ना ही कोई अन्य और दल। इसमें सागर कलेक्टर के द्वारा जांच के बाद जो वीडियो क्लिप थे उसके तथ्य सही पाए जाने के परिप्रेक्ष्य में आईपीसी की धारा 188 और आरपी एक्ट के सेक्शन 123 इसके तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसके बाद प्रकरण में जैसा होता है पुलिस जांच करती है। जांच के बाद जैसे भी तथ्य आते हैं आगे कानूनी कार्रवाई होती है। हालांकि दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी में इस मामले को लेकर ठन गई है। जहां कांग्रेस ने राजपूत की शिकायत की है तो इस वीडियो को बीजेपी पुराना बता रही है। मामला गर्माता जा रहा है। देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन आचार संहिता लगने के बाद होता है। दोनों वीडियो में कितनी सत्यता, अभी इसका प्रमाणीकरण होना बाकी है, एक विषय। दूसरा, यदि आचार संहिता के पहले, जैसे गोविंद राजपूत जी ने स्पष्ट किया कि वो पंचायत के विभाग में थे, पंचायत के कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि वो पंचायत की निधि से उस बूथ पर जहां सर्वाधिक मतदान होगा उनको पुरस्कृत करेंगे, तो इसमें क्या गलत है। और यदि उसके बाद भी कांग्रेस को शंका थी, उन्होंने शिकायत करी है, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वो एफआईआर के लिए हमारा नेतृत्व यहाँ से दिल्ली चुनाव आयोग को मिला, उनके वीडियो सबूत दिखाए हैं और बिल्कुल उन्होंने माना है कि आचार संहिता का और पैसे का लालच देने की बात है। एफआईआर हो गई है और अब हम ये उम्मीद करते हैं ये एफआईआर इन्हीं चुनावों पर इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि वोट होने के बाद पैसा बांटेंगे और अपनी सत्ता में ये लोग दिल्ली में बैठे हुए मामले एफआईआर खत्म कर लेंगे, न्याय नहीं है। अगर आपको एक संदेश चुनाव आयोग को देना है, इस एफआईआर को फास्ट ट्रैक पे इस पे कार्रवाई करते हुए, इसी नहीं 5 राज्यों के चुनाव और भी हैं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए और देश का 24 का चुनाव एक उदाहरण ये मामला बनना चाहिए। ये चुनाव आयोग के ऊपर अब सवाल उठेगा। मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है जब नोट देकर वोट लेने की बात की जा रही हो। जब जनता आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन इन माननीयों का क्या जो आसानी से आचार संहिता का उल्लंघन कर जाते हैं और खुलेआम पैसे देने की बात करते हैं। फिलहाल इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही ये नोट देने की बात को लेकर काफी ज्यादा ठन चुकी है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उनके अकबर वाली टिप्पणी के लिए नोटिस दिया गया है। आयोग ने उनसे 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को दौसा में पीएम मोदी पर दिए उनके बयान को लेकर नोटिस भेजा गया है। प्रियंका को भी 30 अक्टूबर तक जवाब देना है। चुनाव आयोग में कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी ने प्रियंका गांधी की शिकायत की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की एक चुनावी सभा में बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर विवादास्पद बयान दिया है, जिस पर सार्वजनिक चुनावी सभा में लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। इस बयान के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में नरोत्तम मिश्रा के बयान से पल्ला झाड़ती हुई दिख रही है। उड़ान भरी तो कलश यात्रा आई मेरे दतिया के अंदर, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। देखिए, जहां तक उनके कहने का तरीका है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन दूंगी उसको गलत नजरिए से ही देखा जाएगा। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने असल में ये साबित किया है कि भाजपाइयों के दांत खाने के और दिखाने के और। जब महिलाओं से वोट मांगना होता है,
जब महिलाओं से सहानुभूति बटोरनी होती है, जब महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करना होता है तो लाडली बहना कहते हैं, और जब उनका असली चरित्र सामने आता है तो ये पता चलता है कि किस तरह से भाजपा और संघ घोर महिला विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जाएंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री रघुवीर मंदिर में पूजा पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष जयंती के सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और तुलसी पीठ में पूजा करेंगे और कांच यहाँ पर मंदिर जो है वहां पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वतीने मनापासून स्वागत करतो। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा झटका कह सकते हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसने मध्य प्रदेश चुनाव में 5 उम्मीदवार अपने उतारे हैं। जेडीयू ने पिछौर, राजनगर, विजय, राघवगढ़, थांदला, इसके अलावा पेटलावद सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर की है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस नेता सीट बंटवारे पर हमसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर सभी सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए। तो शरद पवार पर किस तरह से तंज कसा, यहाँ पर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी में अजीत पवार की मौजूदगी में शरद पवार को यहाँ घेरा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या किया। उन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की। प्रधानमंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता लंबे समय तक केंद्र में कृषि मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम सच्ची नियत से किसान के सशक्तिकरण में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता